नमस्कार साथियों, मैं रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान बैठे हैं जिनका नाम श्री जयशेखर हैं। अब इनके बारे में मैं कुछ बताऊं, सिर्फ इतना परिचय के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि ये केवल एक शिक्षक हैं। सर ने बेसिक शिक्षा विभाग में आने के बाद जो लगातार अपनी लगन, मेहनत और कर्मठता के साथ कार्य किया है, उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में मतलब पूरे बेसिक शिक्षा परिषद में है। इसका परिणाम यह है कि प्रमाण के तौर से आप देख सकते हैं कि इस बीच जो बेसिक शिक्षा में परिवर्तन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें सर को उस टीम का सदस्य चुना गया है जो सहज पुस्तिका जैसी पुस्तिकाओं को शिक्षकों से जोड़ करके बच्चों को एक नई शिक्षा के जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं इस प्रकार से सुगम हो कि बच्चे उनसे पढ़ करके, उनसे समझ करके आगे बढ़ सकें। तो सर उस टीम के सदस्य हैं। साथ ही साथ यह बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक जो इनिशिएटिव लिया गया है, अन्य विभिन्न जिलों में एक मेंटर के रूप में शिक्षा में मार्गदर्शन करने का, तो उसमें सर के जिम्मे 2 जिलों का प्रभार है, हाथरस और इटावा। कहने का मतलब है कि हाथरस और इटावा में सर एक मेंटर के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग में लगातार नवाचार और नवोन्मेष करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ख्यातियाँ हैं सर की, बहुत सारे इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जिसके बारे में हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। एक बार पुनः मैं सर का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। सर मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, जैसा कि कुछ मैंने आपके बारे में बताया, क्या अगर मुझसे कुछ छूट रहा तो मैं चाहूँगा उसको आप पूरा करें सर। नहीं, काम ही बोलता है और काम होता रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। और अभी तो बहुत कुछ परिचय में जुड़े, इसलिए बहुत सारा काम करना बाकी है। तो सर मैं चाहूँगा कि फिर आप हमारे चैनल पे आए। मैं इसको अंत में कहा जाता है, मैं शुरू में ही कह दे रहा हूँ कि आप फिर आएँ और अन्य बातों के साथ उन नई विचारों को लेकर के पहुँचे, जिससे कि हमारा बेसिक शिक्षा परिषद जो है वह नंबर 1 बने, शिक्षा के माध्यम में, समर्पण के माध्यम में और साथ ही साथ नैतिकता के माध्यम में। सर मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस प्रश्न के साथ कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपका जो एक पैतृक पृष्ठभूमि है, उसमें एक व्यापारिक के रूप में आप लोगों ने प्रसिद्धि हासिल की है। आप राजस्थान से आए, बलरामपुर में आपके एंसेस्टर से आपके पैतृक या फिर पुरखे यहाँ पे आके बसे, लेकिन उसके बाद उन्होंने व्यापार को आगे बढ़ाया। आपके मन में वह बीज कहाँ से उत्पन्न हुआ या वो सोच कहाँ से आई कि आप शिक्षा में आए और ये शिक्षक रूप में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं? मेरे परिवार में तो खैर व्यापार शुरू से रहा और पढ़ने लिखने का पिताजी ने हमेशा सहयोग किया। अब तो वो नहीं, उन्हें गुजरे हुए 14 साल हो गए, लेकिन उन्होंने जो हम लोगों को पढ़ने के पीछे जो तपस्या की, जो मेहनत की, उसका ये परिणाम रहा कि एक शिक्षक की भांति मेरा एक व्यक्तित्व का विकास हुआ। और मैंने बहुत वर्षों तक अपने जनपद में बच्चों को रसायन विज्ञान और अंग्रेज़ी भाषा का कोचिंग भी दिया और कोशिश की कि जो बच्चे फीस नहीं भी दे पाते थे उनके साथ लगातार प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए चलाया। और परिणाम ये है कि इतने वर्षों तक मेहनत करने का ये है कि बच्चे आज बहुत अच्छे पदों पर सब काम कर रहे हैं। एक हमारे डॉक्टर सत्यम सिंह साहब हैं, उनकी भी शादी परसों हुई है, तो वो दिल्ली में MS MD हैं। तो इस तरीके से अच्छे जगहों तक हमारे समाज के बच्चे आगे तक पहुँचे और उसमें मेरा भी एक छोटा सा सहयोग बना। तो इसलिए मुझे शिक्षक होने का बहुत अच्छा ये एक रिवॉर्ड जैसा फील हुआ। और प्राइमरी में आना कुछ ईश्वर की इच्छा थी और कुछ एक प्लेटफॉर्म मिला प्राइमरी का, तो वहाँ पर भी मेहनत से काम किया जा रहा है और वो बच्चे ऊर्जा की तरह काम करते हैं। तो सर आप से हमारा परिचय LEC के माध्यम से हुआ, जो कि एक टाटा ट्रस्ट द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है पराग के माध्यम से। तो सर मैं थोड़ा सा आता हूँ लाइब्रेरी पे, तो लाइब्रेरी के माध्यम से जो एक प्रकार से समाज में शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है, उसके माध्यम से आपके क्या विचार हैं, उसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं? लाइब्रेरी के बारे में मुझे लगता है कि अधिकतर अध्यापकों की समझ एक पुस्तकों के संग्रहालय या संग्रह के भांति ही है। मैं कहना चाहता हूं कि लाइब्रेरी को म्यूज़ियम नहीं बनना चाहिए। जैसे कि बस संग्रहालय बन गया, पुस्तकें सजा दी हैं या दीवारों पे टांग दी हैं, अलमारियों में रख दी हैं, बहुत जगहों पे तो कैद ही हैं। तो पहली तो वो कैद से मुक्त हों और दूसरा संग्रहालय तक आएँ, दिखती रहें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइब्रेरी हमारी एक प्रयोगशाला बने। जीवंत लाइब्रेरी बनाने के लिए ज़रूरी है कि रैदर देन अ म्यूज़ियम इट शुड बी अ लेबोरेटरी। ये भाषा की एक कार्यशाला ही है जो लाइब्रेरी है। जीवंत लाइब्रेरी की अवधारणा के ऊपर बहुत सारा काम
बहुत से लोगों ने किया है। जब तक हम बच्चों के साथ गीत नहीं करेंगे, कहानियों पे चर्चा नहीं करेंगे, पात्रों पे चर्चा नहीं करेंगे, पत्र लेखन, आत्मकथा, जीवनी जैसी विधाओं पे काम नहीं करेंगे, तो बच्चे भाषा को उस तरीके से नहीं सीख पाएंगे जो भाषा उनसे डिमांड कर रही। कक्षा 1 से लेके 5 तक, 5 से लेके 8 तक जो सेगमेंटेशन है उसमें वो सब चीज़ें फिर आनी चाहिए, और ये हमें सोचना है कि हम क्या वो चीज़ें परोस पा रहे हैं। पुस्तक के अतिरिक्त जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं बेसिक शिक्षा परिषद, उसके अतिरिक्त जो हमारी ये जिसको हमें प्रयोगशाला कहा है पुस्तकालय को, तो यह प्रयोगशाला रूपी पुस्तकालय बच्चों को इनरिच करने के लिए उनकी मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल स्थिति को मैच्योर करने में कितना योगदान। साहब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक अध्यापक को जब बच्चों के बीच में काम करना होता है तो उसको भी कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। आजकल आईसीटी का बहुत बोलबाला है। आईसीटी एक टूल है जो फॉर दी हेल्प ऑफ टीचर के लिए, टीएलएम आप बनाते हो। ऐसे ही जो प्रयोग, ये हमारी जो पुस्तकालय की जो सारी गतिविधियां हैं ये हमारे शिक्षण को ही सहयोग कर रही हैं, और उसको अगर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने लिए एक औजार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हमें सोचना है ना कि हम कितने ज़्यादा हथियारों से अपना काम सुविधापूर्वक, सरलतापूर्वक कर पाएँ। तो लाइब्रेरी हमें हमेशा सपोर्ट करेगी भाषा को सिखाने में। इतने सारे आयामों पर आपकी समझ बनती है, बच्चों के साथ आप इतने सारे विषयों पे चर्चा कर सकते हैं, अलग अलग किताबों से, अलग अलग कहानियों से, तो उसका लाभ बच्चों को मिलता ही मिलता है। कक्षा आपकी कहीं ना कहीं एक नए, जैसे मैं कहता हूँ कि आप बच्चे को ऐसे द्वार पे खड़ा करिए जहाँ से उसे खुलने का, संसार को देखने का मार्ग खुले। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? एक गांव के सीमित परिवेश से। तो जब तक हम उनसे रोबोट की कहानियाँ नहीं कहेंगे, जब तक हम उनसे भावनाशीलता की कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, जब तक हम उनको अलग अलग विषयों तक इंटरनेट की बात और तमाम चीज़ें नहीं परोसेंगे, तो वो कैसे बढ़ेंगे? बताने का या प्रश्न का जो पृष्ठभूमि है, जो सर ने उत्तर दिया, इसको एक शहर में रहने वाला बच्चा नहीं समझ पाएगा। इस बात को समझने के लिए आपको बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती या फिर इस प्रकार के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में जाना होगा, जहां पर इन सब चीज़ों के लिए एक दूसरी दुनिया की चीज़ें आज भी ये हैं। हम कितना भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर लें, लेकिन हमारा वह तबका, वह गरीब तबका जिसके पास मोबाइल नहीं है, और एवं कहा जाए कि डाटा और आटा की लड़ाई वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर पिछड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर पुस्तकालय जो मूर्त रूप में बच्चों को एक अमूर्त दुनिया में ले जा सकता है। और फिर देखिए, बच्चे की भावना से जुड़ी चीज़ें हैं। बाल गीत, हमें एज अध्यापक कितने बाल गीत आते हैं। हम कृष्ण कुमार जी का आर्टिकल पढ़िए, उसमें वो बार बार कहते हैं कि प्राइमरी के टीचर्स को ढेर सारे बाल गीत, 50-60 कहानियाँ आनी चाहिए। क्या हम अपने ऊपर ये सोच सकते हैं मलाही, क्या हम बच्चों को 50 कहानियाँ इंस्टेंट या 20 या 10 कहानियाँ कह सकते हैं? और मौलिकता प्रधान कहानियाँ नहीं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ जिसमें एक्सप्लोर करने का मौका हो, बहुत कुछ सोचने का, समझने का, ये सब हो। तो इसके लिए बाल साहित्य ने बहुत स्टोरीज आती हैं। फिर वो बाल साहित्य बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, उनको हम खुद पढ़ें और बच्चों तक लेके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, ये एक व्यक्ति के निर्माण में, एक राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि व्यक्ति से ही राष्ट्र बनता है, पुस्तकालय क्या भूमिका आप देखते हैं? वही बात आएगी कि पुस्तकालय आपके लिए, अध्यापक के लिए उसका एक सहकर्मी है। उसका, आप कहते हैं कि हमारे विद्यालय में अध्यापकों की कमी है, लाइब्रेरी के अंदर इतनी ताकत है भाई साहब कि वो आपके बहुत सारे काम खुद निपटाती है। वो बच्चों को गणित, भूगोल, इतिहास सब कुछ सिखाने का मादा रखती है। अगर बच्चा पढ़ना सीख जाता है, भाषा पे उसकी पकड़ बन जाती है, तो वो बहुत सी चीज़ें खुद भी सीखने लगता है। जो प्रशिक्षण के दौरान हमें बताया जाता है कि LSRW जो एक प्रक्रिया होती है लर्निंग की, जो एक प्रोसेस होता है, बिल्कुल सुबोपली, मतलब पहले आप सुनिए जी, फिर उसके बाद आप बोलिए, स्पीक करिए, फिर उसके बाद रीड करिए, पढ़िए, और उसके बाद खुद लिखिए। अपनी ये जो मौलिक सोच है, जो मौलिक आपके ने सीखा है, उसको आप करिए, एक स्क्रिप्टेड कर, इसको लिखिए। उसके रूप में मुझे लगता है कि पुस्तकालय से बेहतर कोई जगह नहीं। अब देखिए, आपने अभी देखा कि जब हम लोग की चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हमारे विद्यालय के उन्हीं ग्रामीण परिवेश के बच्चों ने, उसी तबके के बच्चों ने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी हैं, अपने जीवन के अंदर झांक करके उन बातों को लिखने की कोशिश की है, जो चकमक, प्लूटो जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में स्थान पा रहा है। उनके क्लब फाउंडेशन के जैसे बड़े बैनर को उनकी रचनाओं के लिए छापा गया। और मुझे अभी भी बहुत सी मेल्स मिली हुई हैं जहां पर बच्चों की रचनाओं को मांगा जाता है। तो उतना अच्छा लिख पाने के लिए एक अध्यापक के तौर पर ये जो मेरा परिश्रम है, ये रिवॉर्ड इसी तरह बनता है। आज हमारा अध्यापक बच्चे के पठन और लेखन से जूझ रहा है, और हम लोग लेखन के साथ रचनात्मक लेखन तक की यात्रा कर पा रहे हैं। तो लेखन एक कर्मकांड ना बन जाए।
सवाल आपसे उठता है कि आप वो कैसी प्रेरणा बच्चों को देते हैं कि जैसा कि मैं पहले कोट कर चुका हूँ, इस पिछड़े क्षेत्र में जो कि राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से साक्षरता दर में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर आते हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कितनी कठिन स्थितियां होंगी यहाँ की पढ़ाई को लेकर के। तो वहाँ उन बच्चों में कौन सी ऐसी प्रेरणा आप डालते हैं कि बच्चे ऐसी कहानियाँ, ऐसे संस्मरण, ऐसी बातें लिखते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के पुस्तिकाओं में या पत्रिकाओं में? देखिए, इसमें टीचिंग स्किल की बहुत बड़ी बात है। इसी विभाग में रहते हुए जो ट्रेनिंग्स करने का अवसर मिला, ट्रेनिंग्स को जब तक हम, जो शिक्षक ट्रेनिंग्स हमारे विभाग से हमको मिलती हैं, हम अगर उनको गंभीरता से करें तो वहाँ हमसे बहुत योग्य व्यक्ति बैठे हैं जो हम लोगों को अपडेट करना चाहते हैं। और आप एक मोबाइल ऐप ले लीजिए, वो भी कुछ दिनों में काम करते करते बंद हो जाता है, फिर कहता है प्लीज़ अपडेट। जब तक आप अपडेट नहीं करते हैं तब तक वो ऐप काम करना बंद कर देता है। एज अ टीचर वी शुड ऑल्सो बी अपडेटेड रेगुलरली, इन रेगुलर इंटरवल्स हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ता है। तो विभाग से जब भी ट्रेनिंग्स होती हैं तो उदासीनता रहती है या न जा पाने की या कुछ असमर्थता आती है, यहीं पर शायद कुछ दिक्कत है। हम लोगों को सीखने के जितने भी अवसर मिलें उन पर अपनी समझ को विकसित करना चाहिए। मैंने SCRT में कुछ ट्रेनिंग्स की, फिर और भी तमाम चीज़ें सीखी। उसका परिणाम ये है कि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग पर मैंने बहुत काम किया और LLF का एक कोर्स था, वो बहुत ढंग से सीखने को मिला। उसने बहुत कुछ हम लोग को सिखाया और उसी के एज अ मेंटर अब मैं काम कर रहा हूँ। बुलंदशहर के SRGs, ARPs के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, वहाँ का बहुत बढ़िया मेंटरिंग हुआ। इस समय हाथरस और इटावा जनपद को देख रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया एक दूसरे से आगे बढ़ रही है। जो प्रसादी मुझे कहीं से मिली वो आगे वितरित हो गई, यही एक तरीके से नहीं हुई सर, उसको आपने बढ़ा कर इनरिच कर दिया, गुणित हुई। तो ये चीज़ हमें भी सीखने को मिली और आप सिखा तभी पाएंगे जब आप उसको खुद करके देखेंगे। तो मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग जी। कि आप एक बहुआयामी व्यक्ति हैं, जैसा कि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। आप अपने पारिवारिक धंधे में भी अपने परिवार का हाथ जी बिल्कुल बटाते हैं, साथ ही साथ शिक्षा में जो आप ला रहे हैं नई बातें, तो पूरे बेसिक शिक्षा के लिए एक उदाहरण ही है। तो सही इतनी एनर्जी कहाँ से आपको आती है कि आप इतने सारे कार्य कर देते हैं एक साथ? देखिए, ऊर्जा का, साथियों को बताइए जिससे कि उनके अंदर, हम जैसे लोगों के अंदर प्रेरणा। देखिए, ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना किसी भी व्यक्ति के लिए, वो उसको स्वयं को आंसरेबल बॉडी बनना पड़ता है। आपका जो अकाउंटेबिलिटी आपकी जो है, जो आपकी आंसरिंग अथॉरिटी है, वो आपका ये नहीं है कि वेतन दे रही सरकार के प्रति सिर्फ जवाब दें हैं। जब तक हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तब तक शायद है कि हम उच्च स्तर तक का काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, जो बच्चे हैं, जब आप उनके बीच होंगे और आपका संवेदनशीलता उनके साथ जुड़ा होगा, उनके साथ अगर अपनापन होगा, तो आपको साहस मिलेगा काम करने का कि उनके लिए कुछ करना है। और जब वो करके रखते हैं, सामने परोसते हैं, छपटी तो उनकी चीज़ें हैं, वहाँ हम लोग के नाम तो नहीं आते, लेकिन गौरव तो अपने आप को लगता है ना। असली रिवॉर्ड तो यही होता है, ये आपके काम को रिगार्ड मिल रहा है तो काम होना चाहिए पहले, तो वो ऊर्जा अपने आप मिलती रहती है। अभी आप पिछले इंटरव्यू में वो मैम का चल रहा था, मधुलिका मैम का, तो उन्होंने यही कहा था कि हम लोग बच्चे ही हमारी ऊर्जा है। हर टीचर का जेन्युइन एंड एनर्जेटिक वुमेन, तो उनका 20 साल का अनुभव है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया हर एक टीचर के लिए ऊर्जा का काम वो बच्चे करते ही करते हैं। अब वो ऊर्जा आप रख पाते हैं कि जैसे वो हम लोग ने पढ़ा ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी की ऊर्जा आ रही थी, आपने उसके ऊपर बिल्कुल लगा दिया, एक थर्मोप्लास्टिक कुछ धर दी तो अंदर नहीं आ पाई, ऊर्जा का संचार बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो अब हमें रुद्धोष्ण प्रक्रम बनना है कि शीतोष्ण प्रक्रम बनना है, तो हमें सोचना है ना कंडक्टर बनना है। हाँ, क्या बनना है, तो हमें सोचना पड़ेगा। सर, एक बात बताइए, आप जिस प्रकार से आप बेसिक शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, चाहे आधारशिला पुस्तिका हो, चाहे उसके बाद शिक्षण संग्रह हो, या फिर ध्यानाकर्षण जो पुस्तिकाएं आई हुई हैं, इनके माध्यम से क्या नई चीज़ें समाज में या फिर शिक्षा में जोड़ी जा सकती हैं? देखिए, शिक्षण कौशल या टीचिंग स्किल्स अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं एक लीकेज है या एक गैप है या एक कुछ वहाँ पर कमी आई है, कहीं पर कुछ है कि टीचिंग स्किल्स में दिक्कतें हैं। इसीलिए सरकार बार बार, हमारे SPD सर बार बार इस तरह की चीज़ें हम लोग तक परोस रहे हैं कि उनको हम पढ़ें, सीखें और उनको सीख करके हम अपडेट हो जाएं। मैंने भी ट्रेनिंग्स में ही सीखा है
और उसका लाभ मिलता है कक्षा को, उसका लाभ मिलता है शिक्षक को, तो हमें उसको सीखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने उस कक्षा को जीवंत बनाएं। लाइब्रेरीज़ तो इसमें बहुत हेल्प करेंगी, लेकिन जितने भी टूल्स आप इस्तेमाल करके बच्चे को लाभ पाएँ, भाषा सबसे पहली कड़ी है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। भाषा का पक्का होगा अगर उसका तो वो काम अच्छा कर पाएंगे बच्चे कक्षा में। सर ये एक वो बात मैं आपसे बात करना, जो पुस्तकालय की चर्चा चल रही थी उसमें एक प्रश्न पूछना भूल गया आपसे। सर वो जो आपने सोशल मीडिया पर चित्र डाला था जहाँ पर कहीं नहर के किनारे या फिर पिकनिक स्पॉट जैसा जगह था, और आपने यूट्यूब चैनल पर भी अपना वो थोड़ा सा जो नाव चली वाला गीत डाला था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर इतने ज़्यादा बहुआयामी व्यक्ति हैं कि इनका एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसका मैं लिंक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पर ये इस प्रकार के कविताएँ कहानियाँ अपनी बेटी के साथ जो गतिविधियाँ डालते हैं वो बड़ी ही देखनीय है, दर्शनीय है, जिसको देख करके आप सीख सकते हैं। तो मैं उस विषय पर सर आता हूँ जो आपने वहाँ नाव चली का फिल्मांकन किया, वो सर वो हमारे बीएसए सर हैं डॉक्टर रामचंद्र जी। वो इस समय हमारे बलरामपुर जनपद के बीएसए हैं और जब से आए हैं उन्होंने बहुत ऊर्जा के साथ काम किया है। तो मैं तो प्राइमरी में काम कर रहा हूँ और हमारी एक दीदी हैं श्रुति दीदी, वो यूपीएस घोसियार में अध्यापक हैं, वो बहुत परिश्रम से करती हैं। तो उनका भी निवेदन था और सर का आदेश हुआ तो मुझे यूपीएस तक जाने का अवसर मिला। तो वहाँ मैंने लेखन की कार्यशाला की 4-5 दिन की और बच्चों ने बहुत काम किया। प्रभात जी की कई कहानियाँ और भी बहुत सारा बाल साहित्य मैंने उनके सामने परोसा। इतनी सारी किताबें मैं अपने स्कूटर में भर के लेके गया और हम लोगों ने उस स्कूल के पास में नदी राप्ती मैया बह रही थी, तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ पेड़ों के बीच में रस्सी बांध करके हम लोगों ने सारी किताबें उसमें टांगी और बच्चों ने बहुत आनंद से उन किताबों को देखा, पढ़ा और हम लोगों ने उसके साथ बहुत सारी गतिविधियाँ की। उसी समय हमारे एसडीआई सर, मतलब हमारे बलरामपुर के बीओ सर, वो आ गए, मनीराम सर, तो वो बहुत खुश हुए और हम लोगों ने मिल करके खट से उनके सामने एक गीत प्रस्तुत किया और वो मतलब इतना प्रसन्न हुए और कह रहे हैं कि अरे स्कूल के बाहर तुम लोग स्कूल चला रहे हो इतने अच्छे से। तो मज़ा आ गया। और मैं कहना चाहता हूँ गीजू भाई बधेका को पढ़िएगा, दीवा स्वप्न पढ़ के आपको भी सपने देखने का मौका मिलेगा। इतनी अच्छी किताब है और वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। दीवा स्वप्न के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगा कि यदि शिक्षक ने इस किताब को नहीं पढ़ा, हाँ, तो उसको बहुत कुछ छूट गया उसका। और तो गीजू भाई बधेका एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि गांधी जी के बड़े करीबी थे, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में न भाग लेते हुए भी उन्होंने बाल शिक्षा पे बड़ा काम बाल शिक्षा पे काम किया। तो हम लोग नदी के पास गए, प्रकृति के बीच में बैठ करके काम किया। तो करने के लिए करना चाहिए, केवल दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। बस इंस्टेंट आपका वही का एक सेटअप सेट हो गया। नहीं, हम लोग तो सवेरे से ही पहले दिन हमने योजना की थी कि कल हम लोग नदी के पास जा करके पूरा रीडिंग का 2 घंटे का प्रोग्राम रखेंगे और कुछ कहानियाँ पढ़ करके उसके कुछ पात्र बनेंगे और पात्र के बाद उसको हम लोग रोल प्ले करेंगे। ऐसा कुछ हमने पहले दिन डिज़ाइन किया था। दूसरे दिन मैं अपने घर से कुछ लाल पीले गुलाबी रंग के कपड़े भी लेके गया और बच्चे लंगूर जैसे चढ़ गए पेड़ों पर, उन्होंने उसको बांध दिया, बड़ी सुंदर झांकी जैसी बन गई और सब बच्चे बैठे, गांव के लड़के लड़कियां सब थे और सब पढ़ ही रहे थे। इतने में पता चला कि बीओ सर जो है इंस्पेक्शन पे निकले हुए हैं और वो हम लोग के पास आए नदी के तट पर और तब हम लोगों ने वो गीत भी किया, नाव पूरी बच्चे सब मिल के लंबी सी नाव बनाए और फिर सबने हैया हो हैया हो बढ़िया से गीत किया। उनको बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया। जो हमने लोगों ने मिलकर के एलईसी का कोर्स किया था वो एक एनजीओ ओरिएंटेड कोर्स था। तो हमारे शिक्षकों को इस बात को लेकर के थोड़ा सा कष्ट रहता है कि एनजीओ का रोल बेसिक शिक्षा में बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में आप जा रहा है कि क्या मतलब एनजीओ का रोल? देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो विरोध करने के लिए सही भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। प्राइवेट स्कूलों का भी विरोध होता है, प्राइमरी स्कूलों को भी लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा समाज, हमारा देश साक्षर हो, बच्चे अधिक से अधिक पढ़ना सीखें, पढ़ लेना बढ़िया से सीख कर व्यक्त करना सीखें, भाषा के ऊपर काम हो जाए, तो जो भी काम कर रहा है वो सब मेरे साथी हैं। इसलिए मेरा किसी से ऐसा विरोध नहीं है। मात्र हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा का प्रसार हो। हाँ, अब लेकिन उसके अंदर अगर गड़बड़ियाँ आ रही हैं तो आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो आपके कार्य का साथी बन रहा है, सहयोग कर रहा है अगर, तो उस अब मुझे सिखाया ना, उसका लाभ मेरे बच्चों को मिला। आज वो रचनाएं छप करके आ रही हैं। एक बच्चा हमारे यहाँ था, नितिन कनौजिया, उसके फादर वॉशरमैन है, कपड़ा धोते हैं, उसने इतनी अच्छी स्टोरी ड्राफ्ट की, चित्र बनाए और वो चीज़ें चर्चा किया। हाँ, चर्चा किया तो वो चीज़ छपी और वो चीज़ जब छप के आई तो हमारे SCRT निदेशक
डॉक्टर सरवीन सर ने उसको देखा, उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत प्रशंसा की, बच्चे के लिए बहुत सारा आशीर्वाद भेजा। अब्दुल मुबीन सर ने बहुत प्रसन्न होकर के कहा। SCRT से अजय सर ने मेरे पास कहा कि अरे बहुत प्रसन्नता की बात है, ऐसे आप बच्चों को आगे लाइए। और उसके बाद एक सीरीज़ में रचनाएं छप के आ रही हैं, जहां आज आप पठन और लेखन से जूझ रहे हैं। कक्षा 5 पास करके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, दूसरी तीसरी नहीं पढ़, और हमारे बच्चे लेखन के साथ कर्मकांडी लेखन के अलावा नकल और देख के या इमला करके लिखना, इसको तो हम लोग कर्मकांडी लेखन ही कहते हैं। अच्छा, उतना भी हो जाए, लेकिन अपने आप को व्यक्त करते हुए लिखना, अपने अनुभव लिख पाना, डायरी लिख पाना, पत्र लेखन कर पाना, यात्रा वृत्तांतों को कर पाना, छोटा छोटा करें, अपने स्तर का करें, करना तो सीखें। तो वो अगर कर पा रहे हैं, रचनात्मक लेखन तक आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि आपकी जो टीचिंग है वो सर थोड़ा सा फ्रूटफुल है। बीच में काट रहा हूँ, हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में जिस प्रकार से निजी विद्यालयों का प्राइवेट स्कूल्स का एक लगातार श्रृंखला बढ़ती जा रही है या फिर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि कहीं न कहीं शिक्षा अगर देते भी हैं तो उसके बदले में अपने गार्जियन को, अपने अभिभावक को इतना ज़्यादा निचोड़ लेते हैं कि वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो वहीं पर हमारी जो बेसिक शिक्षा है, जो कि मुफ्त में शिक्षा देती है, उसका भविष्य कहाँ तलाशते हैं? सर एक ही फार्मूला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। बेसिक शिक्षा को अगर सर्वाइव करना है, अगर वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम आज जूझ रहे हैं अपनी नौकरी से, कल को हम प्राइवेट होंगे, तो हमें फिटेस्ट बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक हम उस सिस्टम में फिट नहीं होंगे तब तक हमें कोई पूछेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो ये तो हमें खुद करना है, इसके लिए कोई दूसरा बाहर से आके हमारी मदद नहीं कर सकता है। हमें अपनी आंसरिंग बॉडी बनना पड़ेगा, और वो आंसरिंग बॉडी बनना इतना भी कठिन काम नहीं है कि वो किया ना जा सके। वो एक सरल काम है। जब आप 5 घंटा बच्चे के साथ व्यतीत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 घंटा आपके साथ जो बच्चा है वो कुछ भी न सीख पाए। अब कहीं अपनी शैली में गड़बड़ी है तो उसको स्वीकार करके सुधार लें और सीख लें। ऐसा भी नहीं है कि आज मंचों से सीखने की मुश्किलें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग, आप खुद अधिगम में आइए और तब आपका अधिगम देखिए। आपका अधिगम बच्चे के अधिगम के साथ जुड़ते हुए संगच्छतुम संवद्धतुम संवो मनांसी जानता, हम सीखेंगे और हमारे साथ बच्चे भी सीखते चले जाएंगे। हम पढ़ाना तो सीखें, हम उसको डिलीवर करना सीखें, हम ये तो सीखें कि कैसे बच्चे को सिखाया जा सकता है। इंटरव्यू काफ़ी सर समझ गए आप। सर ये मुझे अब लास्ट में आपसे ये जानना है कि आप हमारे दर्शकों को, समाज के उस तबके को जो हमारा चैनल या हमारा इंटरव्यू देखता है, उस शिक्षक को जो हमसे जुड़ा हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो खैर क्या है कि काम अच्छे से अच्छा हो पाए, लेकिन मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में हिरन भी प्रवेश नहीं कर सकता, जबकि वो राजा है। तो हमें अपने आप को हमेशा जीवंत बनाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। पाया अब तक जितना मैंने, और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है ये मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊँ। मेरे गुरुदेव हैं सुष्टा दीदी, हम लोग को बायो की टीचर थी मेरी क्लास 11th और 12th में। उन्होंने जितने परिश्रम से, जितने लगन से, मेहनत से हमको पढ़ाया, आज उसका थोड़ा भी अगर कर पाया, 1-2 बच्चे भी जय शेखर बन पा गए, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जो गुरु के प्रति ऋण था वो कहीं ना कहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको। मेरा तो सर उम्मीद है और साथ ही साथ आशा है कि बेसिक शिक्षा का हर शिक्षक जय शेखर बनेगा। हम जैसे लोग आपके अनुज आपसे सीखें और आपके ही पद चिन्हों पर चल करके अपने इस बेसिक शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मेरा प्रयास सतत अनवरत लगातार जारी रहेगा। और एक गुजारिश के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, यदि मेरी बातें आपको सारगर लगती हो, मेरे प्रयास आपको सार्थक लगते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल और हाँ, एक चीज़ है अभी। जी सर, जी बताएं। अरे आपके लिए मैं ये लाया था उम्मीद के रंग, और ये पुस्तक छापी है हमारे शिक्षा विभाग ने, और इसमें मेरी स्टोरी भी है, और इसमें उन अध्यापकों की कहानियाँ हैं जिन्होंने देश के सरकारी स्कूलों में चुपचाप काम कर रहे, जिन्होंने बहुत मुश्किलों के दौर में काम किया है। मैं चाहूँगा मेरे दर्शक भी इसको पढ़ लें, और साथ ही साथ इस पुस्तक की आपकी जो 13वीं हमारा जो एडिशन है, 13वां जो कहानी इसमें है, वो सर जी के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसका शीर्षक है तराई में एक दोस्त पुस्तकालय। तो तराई में जो एक दोस्त पुस्तकालय जो है वो शेखर जी हैं। और इस तराई में और फूल खिलाएं
यहाँ की जो घाटियाँ हैं, यहाँ की जो फिजाएँ हैं, यहाँ की जो वादियाँ हैं, उसमें नई खूबसूरती, नए फूल इस गुलदस्ते की तरह सर लाए। और बताना चाहूँगा दर्शकों को, ये गुलदस्ता सर को हम लोगों को भेंट किया गया सर जी की तरफ से, और उनके हाथ से बनाया गया गुलदस्ता है। तो अगर आपको इंटरव्यू लंबा लग रहा हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है इस सब बातों तक आपको पहुँचाना। अपने सरोकार से जुड़े रहिए, अपने सिद्धांत से जुड़े रहिए, ज़मीन पर काम करते रहिए, और मेरे इस प्रयास को यदि आप अच्छा समझते हैं तो जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही हम एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। सर को ढेर सारा धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी लोगों को सादर अभिवादन ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।